आज़ादी से पूरा भारत के अंदर सरकार का स्वरूप है, उससे संबंधित ये पाठ है। अध्याय नंबर 5। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। ये देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और उस पुराने किले को देखने आए। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। इन माँ बेटी आपस में चर्चा कर रही हैं। पनघट के ऊपर पानी भरने के लिए गई हैं। वहाँ पे दिशा अपनी मम्मी से पूछ रही है कि कुछ लोग हैं जो अजनबी है से लग रहे हैं, वो यहाँ आए हुए हैं, पर्यटक ये ना जो दूसरी जगह किसी किले को या किसी स्थान को देखने के लिए गए हुए हैं या देखने घूमने के लिए जाते हैं, वो पर्यटक होते हैं। माँ ने बताया, यह किला है वो बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और उसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। नहीं, प्राचीन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देख रेख की जिम्मेदारी होती थी। इन्हें जो भी राजा का जो प्रशासन होता था, उसमें राजा अपने जो इलाका अपना क्षेत्र है उसको जागीरों के अंदर बांटता था और ये अलग अलग यूँ कहें भाग थे अपने जो ज़मीन के किए हुए पूरे राज्य के, और उनका एक एक जागीर है उसका मालिक बना देते थे। इस इलाके में तुम्हें प्रशासन की व्यवस्था चलानी है और यहाँ से कर लेना है, इस तरह की व्यवस्थाएं वो करते थे। तो वो जागीरदार हैं, वो गांव के ही जो शासन व्यवस्था है वो उन्हीं के हाथ में होती थी और इनके पास ही गांव की देख रेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया। वह प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। आज अपने इसी जागीरदारी व्यवस्था पर ही ये पाठ है। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते थे? ये अब कहाँ गए हैं? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। अब जो मुख्य जो है वो यहीं से शुरू होता है पाठ है। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। ये जो आज 1 नवंबर 1956 के बाद जो स्वरूप नज़र आता है, ऐसा पहले नहीं था। ये लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी आने के बाद ही की व्यवस्थाएं हैं। इससे पहले ये मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इलाके अलग अलग थे, जिनके अलग अलग राजा व्यवस्था चलाते थे और उन राजाओं के नीचे जो राजा की ज़मीन है उनको डिवाइड करके और कुछ लोगों को अपने राज परिवार या अपने समाज के लोगों को व्यवस्था चलाने के लिए देते थे। कोई क्षेत्र है उसको वो जागीर कहते थे। तो रियासतों के शासक है वो ये स्वतंत्र राज्य की तरह शासन चलाते थे। रियासतों के राजा अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से ये शासन का जो काम है वो करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। आज जैसे भारत के अंदर अपन कहें तो संविधान है वो सर्वोच्च है, तो उस समय जो राजा होता था वही शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। उसी के ऑर्डर या उसी के आदेश हैं वो कानून होते थे। शासन का ये प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। इन राजा का राज कहलाता था। राजा का राज है उसमें राजाशाही जो शासन है उसका स्वरूप क्या होता था? तो राजस्थान की ज़्यादातर जो रियासतें हैं उन रियासतों में एक जैसा ही प्रशासन था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों ये कह सकते हैं छोटे छोटे वो राज्य हैं,
उनमें सिसोदिया, राठौड़, कछवा है, चौहान आदि वंश से शासक राज्य करते थे। सिसोदिया, जहाँ आजकल उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो इलाका है जिसको मेवाड़ कहते हैं, तो वहाँ सिसोदियों का राज था। राठौड़ जो रियासत है वो जोधपुर के आसपास की रियासत है। कछवा या जयपुर राजवंश जयपुर है, यहाँ के आसपास ये रियासत थी। चौहान, ये राजस्थान में अजमेर, रणथंभौर, जालोर ऐसे स्थान हैं और भी हैं जहाँ ये चौहानों ने शासन व्यवस्था की है। सांबर के चौहान, ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग इनमें समान थी। विभिन्न रियासतों के शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी, जो मुख्य जो केंद्र, जो सत्ता का केंद्र था, जिसको अपन कह सकते हैं राजधानी, वहाँ पे सबसे बड़ा राजा होता था। राजा के नीचे मंत्री होते थे, उनके नीचे बख्शी होते थे, खजांची होते थे, परगना अधिकारी होते थे। इनके बारे में हम अलग अलग एक एक चीज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। राजा, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा जो शक्तिशाली जो केंद्र है वो होता था। यानी ये सबसे ज़्यादा यही न्यायालय था, यही व्यवस्थापिका थी, यही कार्यपालिका थी, राजा ही सब कुछ था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। इन राजा को कार्य की अधिकता के लिए उनको कर्मचारी लवाजमा की जरूरत होती थी। वो कर्मचारी हैं उनमें अलग अलग मंत्री भी होते थे, वो शासन का संचालन करते थे। अब मंत्री क्या होते थे, कौन होते थे मंत्री? तो राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। ये चाहे उसको मंत्री बना सकते थे किसी भी व्यक्ति को, और चाहे तब हटा सकते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। जो प्रमुख जो मंत्री हैं, सबसे जो प्रमुख होता है उसको दीवान कहते थे। और राजा इन मंत्रियों के साथ शासन व्यवस्था चलाने के लिए मंत्रणा करते थे, चर्चाएं करते थे। जैसे आजकल कैबिनेट की मीटिंग होती है, वैसे इन मंत्रियों के साथ में चर्चा होती थी। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्या हैं उनको सुलझाते थे। बख्शी, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्य की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। ये सेना को वेतन देता था और सेना संबंधित जो भी काम है, जिसे आजकल रक्षा मंत्री कह सकते हैं, एक प्रकार से ये वेतन देने का काम करता था और उनकी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करता था। खजांची, ये वित्त मंत्री वाला जो काम है वो खजांची के पास होता था। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष, जो सरकार का जो कोष है, जो आमदनी है, उसमें वृद्धि करना खजांची का मुख्य कार्य था। परगना अधिकारी, राज्य या रियासत होती थी वो परगनों में बंटी हुई होती थी। परगना एक क्षेत्र का इकाई का नाम देते थे, जैसे 20 गांवों को जोड़ करके और उनका जो इलाका है उसका नाम देते थे परगना। और परगने जिस 20 गांवों का एक परगना बन गया, तो 15 गांवों का एक परगना बन गया, उस परगने की शांति व्यवस्था बनाए रखना और वहाँ की कानून व्यवस्था है, वहाँ की सारी जो कर जैसी व्यवस्था इकट्ठी करनी है, उन सब की जिम्मेदारी जो व्यक्ति निभाता था उसको परगना अधिकारी कहते थे। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। तो ये भी एक हमारा जो जागीरदारी व्यवस्था है उसमें जो व्यवस्था चलने वाले अधिकारी थे या कैसी व्यवस्था थी उनका छोटा सा नमूना है, वो यहाँ परिचय उससे करवाया गया है। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। कोई भी राजतंत्र के अंदर कोई भी इलाका हो, चाहे प्रजातंत्र के अंदर हो, उसमें अगर अच्छी व्यवस्था है, संतुलित, उनके लिए या अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था को संचालित करना है, उत्कृष्ट रीति से अगर शासन करना है, तो अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता। उसकी सहायता के लिए कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें कुछ अफसर होते हैं, जैसे आजकल कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, पुलिस प्रशासन होते हैं, ऐसे ही अलग अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे आजकल तो डिपार्टमेंट की गिनती नहीं रही, इतने अनगिनत डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं।
राजस्थान के जो मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र है, उसमें राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। इनमें राजा है वो ज़्यादातर उच्च पदों पर अपने रक्त संबंधी, जैसे अपने रिश्तेदार या जो अपने अमीर जो लोग थे, जो उसी कुल के थे, जैसे राजपूत थे, तो वो राजपूतों को ही ज़्यादा जागीरदारी जो व्यवस्था है वो चलाने के लिए करते थे। ठाकुर लोग बोलते थे ज़्यादा गाँव में कि ठाकर है वो ही करेगा गाँव के अंदर सब कुछ। तो बड़े ठाकर हैं उनके नीचे छोटे ठाकुर होते थे और सबसे ऊपर मालिक होता था उनका, वो राजा होता था। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था, बांट देता था कि ये 100 गाँव का इलाका तेरा है, ये 50 गाँव का इलाका तेरे को दिया जाता है। तो भाई भाई बंधु को जो जमीन देते थे, उसी का जो भूस्वामी है वो जागीरदार कहलाता था। जैसे 50 गाँव का एक इलाका है और उस इलाके को एक नाम दे दिया। इन राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए कुछ भूमि आवंटित करता था और उस जमीन को किसानों के अंदर बांटना, उनका हिसाब किताब रखना, उसमें जो अनाज वगैरह होता है या कर की जो इकट्ठा करने की व्यवस्था है वो भाई ही सब कुछ करता था। तो ये भाई बंधु हैं, उनको जो ज़मीन देते थे उनका मालिक उसी को बना देते थे, तो वो एक जागीरदार कहलाता था, उस ज़मीन का मालिक हो गया वो। जागीरदार का कार्य क्या होता था? उस जागीर की सुरक्षा करना एवं उसका शासन संचालित करना, वहाँ व्यवस्थाएं बनाए रखना। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी। यानी कोई अच्छा अगर सेना में कोई काम कर रहा है या अच्छा प्रशासन में सहयोग दे रहा है, तो योग्यता अगर उसकी अच्छी है तो उसको भी जागीर दे देते थे। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताओ। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। तो जागीरदारी व्यवस्था का जो स्वरूप है, ये जो व्यवस्था है उसका प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। यानी जो विकसित रूप हमको न जो नज़र आता है, जो पढ़ने में, समझने में या सुनने में आता है, तो वो राजपूत जो शासनकाल है उसकी व्यवस्था के बारे में हमें मिलती हैं चीज़ें। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए। यानी यहाँ राजपूतों ने अलग अलग रियासतें स्थापित की, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था है वो प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में ये रक्त संबंध, यानी जो रिश्तेदार होते हैं, भाई, मामा, भांजा, जो रक्त संबंध है उस पर आधारित सैगोत्री कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था और जागीरदार हैं, जैसे मान लो एक राजा का इलाका है उसको 20 भागों में बांट दिया, 20 जागीरदार हो गए उनके। तो 20 जागीरदार जब राजा मीटिंग बुलाएगा उसके पास आएंगे, तो उनमें से किसी जागीरदार को कोई उच्च पद पर बैठा दिया, उन्हीं को मंत्री बनाते थे। तो राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे, क्योंकि वो सब उन्हीं के रिश्तेदार होते थे। तो ये एक सहयोग की व्यवस्था थी जागीरदारी व्यवस्था। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आया। इन मुगल काल आया यहाँ पे, तो जो राजपूती जो व्यवस्था थी, उन मुगलों ने उनको हराया युद्धों के अंदर, उनको अपने नियंत्रण में लिया। तो मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण राजाओं या शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। अब मुगलों ने कह दिया कि हम आपको कोई आक्रमण करेगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो राजा को ऐसा लगा कि मुगल हमारी हेल्प कर देंगे, तो जागीरदारों की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है उनको। तो शासक मुगल मनसबदार बन गए, यानी मुगलों के एक प्रकार से वो जागीरदार बन गए, उन्हें मुगलों को संरक्षण प्राप्त हो गया। इन मुगलों ने कह दिया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको। इसे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। यहाँ जो भाई वाला था कि राजा अगर आक्रमण कर रहा है तो भाई जैसा संबंध होगा जागीरदारों के साथ है, तो वो राजा के लिए मरने बैठने के लिए तैयार रहेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव ये आया कि राजा यहाँ पे निर्भरता कम होती है, राजा उनके साथ व्यवहार है वो नौकर जैसा करने लग गया। ये जो प्रारंभ में जो जागीरदार है युद्ध में शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे,
लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। पहले तो राजा केवल युद्ध लड़ता था तो वो सैनिक सहायता देते थे। अब उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कर चाहिए, जिसका उल्लेख वो जागीर देते समय ही उनके लिए एक पट्टा लिखते थे। उस पट्टे में ही उनका लिख देते वर्णन कि आपको कितने पैसा देना है इस जागीर का। अगर वो जितना पैसा नहीं दे सकते थे तो जागीर वापस ले लेते उसे। तो मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में बांट दिया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया कि अब बदलाव आगे क्या होता है। तो अंग्रेजों के टाइम में भी इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आता है, तो उसके बारे में देखते हैं। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ऐसा इलाका था जिस पर सीधा डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था, जैसे बंगाल है, मैसूर है, फिर मराठा वाला इलाका है, पंजाब वाला है। ये इलाके ऐसे थे, इन पर सीधा उन्होंने कब्जा किया मुगलों से शासन व्यवस्था को हथियाने के बाद में। और दूसरा रियासतें, रियासतों के राजा थे, उनको अपने नियंत्रण में लिया। तो ये दो प्रकार का जो शासन है, एक तो सीधा डायरेक्ट अंग्रेज जहाँ राज करते थे भारत के वो भाग, और एक दूसरा जो राजा हैं वो एक निश्चित कर राशि है वो अंग्रेजों को देते थे और खुद अपने इलाके में व्यवस्था चलाते थे। तो वो रियासतें थी। ब्रिटिश काल में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण थे और 11 प्रांत अन्य थे। सभी प्रांत मतलब अपने जो आजकल जो राज्य हैं वैसे ही, तो 11 राज्य थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत के अंदर। इनके अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। यानी जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, सबसे बड़ा अंग्रेजों का यहाँ प्रशासन की व्यवस्था चलाने वाला जो व्यक्ति था, उसके नियंत्रण में ये 11 प्रांतों के गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेशों के, ये इनके अंडर रहते थे। अंडर रहकर नीचे इनके काम करता था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया और महारानी का राज आ गया। इंग्लैंड की जीत हो, यानी इंग्लैंड की संसद का या इंग्लैंड के राजा का यहाँ राज है वो स्थापित हो गया। अब भारत का जो प्रशासन है वो सीधा इंग्लैंड के ताज, जो वहाँ राजा बनता है उसके सिर का जो ताज होता है, जो इसी के पास शक्ति होती है राजा के पास में, तो उस राजा के नियंत्रण में चला गया। कंपनी का राज यहाँ समाप्त हो जाता है, जो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में स्थापित होता है एवं संसद के नियंत्रण में आ गया भारत का राज। लॉर्ड कैनिंग है, उसको गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वाइस राय नियुक्त किया गया। ये वाइस राय है वो राजा महाराजाओं के साथ जो संधि समझौता करता था इंग्लैंड की संसद की तरफ से, तब इसको वाइस राय कहते थे। एक प्रकार से ये राजा महाराजाओं के साथ समझौता करता होता था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। यानी इसमें अलग अलग वो अधिनियम पारित करते हैं, अलग अलग आदेश निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, जिसको चार्टर कहते हैं। तो वहाँ के राजा जो संसद है वो अलग अलग ऑर्डर निकालते हैं और उन ऑर्डर के अनुसार जैसे भारत का 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 का, उससे पहले चलते हैं 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट है। उनके बाद में और भी एक्ट आते हैं समय समय पर, जहाँ जहाँ उनको अनुभव होता है उसी समय वो अधिनियम ले आते हैं। उन अधिनियमों के द्वारा जितना उनको बदलाव करना होता है, जो नियम बनाना होता है, जैसे आजकल संसद करती है, वैसा ही उन्होंने किया। 1935 ईस्वी का जो अधिनियम बनाया, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, इसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा, जो अजमेर और मेरवाड़ा जो ब्यावर का जो इलाका है आजकल है, वो अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव ये हुआ अजमेर मेरवाड़ा का कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून हैं वो संघीय जो कार्यपालिका है, जो भारत सरकार है अंग्रेजों वाली, उसके द्वारा बनाए जाने लगे, न कि यहाँ का गवर्नर जनरल है उनके द्वारा। तो ये यहाँ हमारे रियासत में ये बदलाव आया। यहाँ पे देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज़ाद होने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से यहाँ के जो रियासतें हैं उनमें भी एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आता है कि टीकाराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं, इनके बारे में आता है कि राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, तो टीकाराम पालीवाल, और मनोनीत कौन था, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आप कुछ शब्दावली है इस पाठ की, पाठ पूरा हो गया है। जागीर पट्टा,
ये राजा है वो जागीर जब देता था तो लिखित में कुछ उनके पास अभिलेख रहते थे, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। एक प्रकार से जैसे प्राचीन समय में जो बही होती थी जिसमें वो अलग अलग जागीर, किस व्यक्ति को जागीर कब दी गई, कितने जागीर में ज़मीन है और उनके लिए कितना कर है, वो उसमें निश्चित होता था और उनका उल्लेख होता था, वो जागीर पट्टा होता था। मनसबदारी, तो ये मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रणाली थी, यानी व्यवस्था चलाने के एक सिस्टम होता है, वो था उनका, मनसबदारी कहते थे उसको। और निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ। अब ऐसे ही कुछ ये पर्सन भी हैं, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी, उसको बख्शी कहते थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। अब ये स्तंभ ए और स्तंभ ब है, इनको सुमेलित करना है। ग्राम है, वो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। मनसबदारी है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को कहते थे। जागीर पट्टा है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। अब परगना अधिकारी के क्या कार्य होते थे? परगना अधिकारी के कार्य थे परगना की शासन व्यवस्था संचालित करना, वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखना। राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे? जैसे सिसोदिया, राठौड़, चौहान, ये विशेष रूप से कछुआ भी राज करते थे। लघुतरात्मक प्रश्न में जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाने हैं कि जागीरदारी व्यवस्था है वो उसका स्वरूप कैसा था। तो जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध पर थी, सहयोग पर स्थापित थी। इनके बारे में अपने ऊपर भी विस्तार से पढ़ा है, तो वो चीज़ें इसमें अपन और लिख देंगे। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाली परिवर्तनों को समझाई, यानी प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था है वो चलती थी पहले मध्यकाल में। अंग्रेजों ने आने के बाद में उस व्यवस्था में और बदलाव किया, जिनके बारे में अपने ऊपर विस्तार से पढ़ा है, तो वो चीज़ें यहाँ हम लिख देंगे इसके उत्तर में। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर एक निबंध लिखना है जिसका अपने ऊपर विस्तार से उल्लेख किया है। तो ये अपना पाठ था। अब हम विदा लेते हैं आपसे। छोटा पाठ।